सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तक से आदिकाल का तीसरा प्रकरण। आदिकाल के कुल 4 प्रकरण हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। आदिकाल का तीसरा प्रकरण राशो काव्य 1050 से 1375। इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का राशो कहना खटकता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? बीसलदेव राशो। यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचना के बारे में है? बीसलदेव राशो। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? बीसलदेव राशो। अपभ्रंश के युग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश के युग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यह भी पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जो साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है, अतः चारणों में किस नाम से पुकारी जाती थी? पिंगल भाषा। आचार्य शुक्ल ने बीसलदेव राशो को किस प्रकार का ग्रंथ माना? श्रृंगार प्रधान। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, संवत 1225 से 1247। कहीं पर 49 भी दिया हुआ है, 1225 से 1249। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? चंद्रबरदाई के बारे में। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? चंद्रबरदाई के संदर्भ में। पृथ्वीराज राशो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद पृथ्वीराज राशो में कवित या छपै, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वीराज राशो में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? कवित या छपै, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। गजनी जाते समय चंद्रबरदाई ने अपने किस पुत्र के हाथ में राशो की पुस्तक देकर उन्हें पूर्ण करने का संकेत दिया? जलहण। पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन नृपकाज। पृथ्वीराज राशो जो पुस्तक है वो पूरा करने हेतु अपने पुत्र जलहण के हाथ में देकर चंद्रबरदाई गजनी नृप यानी राजा पृथ्वीराज का काम पूरा करने के लिए उनके पास चले गए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? चंद्रबरदाई के संदर्भ में। राशो में वर्णित घटनाओं तथा संवंतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना कौन मानते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जल ही है। पृथ्वीराज राशो के बारे में। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक, पृथ्वीराज विजय रचना जयानक की है।
पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद यानी चंद्रबरदाई, चंद का नाम कहीं नहीं लिया है। यह श्लोक किस सर्ग में आया है, यानी पृथ्वीराज विजय के कौन से सर्ग में यह श्लोक आया है जिसमें जयानक ने पृथ्वीराज का जो भाट है उसका नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद्रबरदाई नहीं लिखा है। तो यह सर्ग है पांचवां सर्ग, पांचवें सर्ग में ये लिखा गया है। भाषा की कटौती पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस राशो ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज राशो। पृथ्वीराज राशो में चंद के कितने पुत्रों का वर्णन है? 10 यह नाम दिए गए हैं। पृथ्वीराज राशो में चंद के कितने पुत्रों के नाम दिए गए हैं? 10। सूरदास की किस रचना की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है? साहित्य लहरी में। पद्मावती समय किस रचना से संबंधित है? पृथ्वीराज राशो। मनहु कला शशभान कला 16 बनिए, बाल भेष ससीता समीप अमृत रस बनिए। उक्त पद्यांश किस रचना से लिया गया है? पृथ्वीराज राशो के पद्मावती समय से। कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किसने किया है? भट्ट केदार ने। जयचंद प्रकाश की रचयिता भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि। दयालदास कृत राठौड़ारी ख्यात किस राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है? बीकानेर। चंद्रबरदाई का जीवन काल, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, 1225 से 1249। राशों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी तथा लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ और दोनों ने एक ही दिन संसार को छोड़ा। ये महाराज पृथ्वीराज की राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? चंद्रबरदाई के संदर्भ में। षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किससे संबंधित है? चंद्रबरदाई से संबंधित। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचनाकार कश्मीरी कवि जयानक। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय में उनकी माता का नाम है वो कर्पूर देवी लिखा है। आला और उदल का वर्णन वीर गाथात्मक काव्य जो परमाल राशो है, वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किसने लिखा? जगनिक ने। 1230 संवत 1230 परमाल राशो जगनिक की रचना है जिसमें आला और उदल का वर्णन है। जगनिक किस राजा के आश्रित थे? कालिंजर के राजा परमार के। आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर किस क्षेत्र में से गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं? बैंसवाड़ा में। बैंसवाड़ा तथा बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास। आला और उदल कौन थे? आला और उदल परमाल के सामंत थे, बनाफर साकार के क्षत्रिय थे। आला गीतों को आला खान नाम से किसने छपवाया या प्रकाशित करवाया? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने। संवत 1454 में रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने। रणमल छंद में किसकी विजय का वर्णन है? इडर के राठौड़ राजा रणमल की विजय का
वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। आदिकाल प्रकरण 3 में किसका उल्लेख है? वीर गाथा काल का, देशभाषा काव्य का और राष्ट्र काव्य, तीनों का, वीर गाथा काल, देशभाषा काव्य और राष्ट्र काव्य, आदिकाल का प्रकरण 3 जिसमें उल्लेखित है। अगला प्रकरण 4 रहेगा, फुटकल रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल के चारों प्रकरण अगला जो प्रकरण होगा उसके साथ पूरे हो जाएंगे। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रहेगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।